हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू वेरांदा आईएएस। मेरा नाम है वीर प्रताप सिंह। साथियों, अशोका कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? कैसे भारत के अंदर एक विशाल साम्राज्य का गठन हुआ जिसका नाम था मौर्यन साम्राज्य, और क्यों हुआ? कैसे चंद्रगुप्त मौर्य एक साधारण सा व्यक्ति कैसे धनानंद जैसे एक महान नायक को, जिसके पास 2 लाख का सैन्य बल, हजारों हाथी, 60,000 से ज्यादा घुड़सवार थे, उनको हराने का क्षमता रख लिया। कैसे चाणक्य, जो एक प्रोफेसर थे, उनके मदद से चंद्रगुप्त ने पूरे एक महान साम्राज्य को ही हटा के रख दिया। कैसे अशोका, चंद्रगुप्ता और उनके जो बेटे हैं बिंदुसारा, उन्होंने कैसे अखंड भारत का निर्माण किया। तो ये कुछ सवाल हैं जिसको आज समझना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये भारत की धरोहर है। भारत के अतीत में जब हम सुनहरे अक्षरों की बात करते हैं तो मौर्यन साम्राज्य का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाता है, क्योंकि वही एक साम्राज्य है सबसे प्राचीन वाली, जिसने कहीं ना कहीं अखंड भारत का निर्माण किया था। उसके बाद भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, लेकिन ये सबसे प्राचीन साम्राज्य है, क्योंकि वैदिक के बाद महाजनपदास आए और जितना एरिया महाजनपदास नहीं कैप्चर कर पाए उससे ज्यादा मौर्यंस ने किया। तो ये कैसे किया? और उसके अंदर अशोका जैसे सम्राट जिसने अखंड भारत पे राज किया, वो बौद्ध धर्म को क्यों अपनाते हैं? क्या ऐसा घटित हो गया जिसके वजह से उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो ये भी जानना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अशोका, जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं तो हम अशोक चक्र को देखते हैं। वो अशोक चक्र आया कहां से और कहां से वो चीजें बनाई गई। तो इसी वजह से इस सेशन में हम आज इन्हीं चीजों की बात करेंगे, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, द मौर्यन साम्राज्य, द मौर्यन एम्पायर्स राइज एंड रीन along with अशोका's धम्मा। तो इसकी ही शुरुआत में जब मैं यहाँ पे बात करूं साथियों, तो मौर्यन साम्राज्य जो है जब राइज होता है तो वहां पर ये होता है कि द रूलर इज गोइंग टू बी द धनानंद। रूलर वॉज धनानंद, जो कि नंदा डायनेस्टी का था। और ये नंदा डायनेस्टी वाला पर्सन जो है पाटलिपुत्र के अंदर रूल कर रहा था। पाटलिपुत्र मतलब मॉडर्न डे पटना पटना। उसी टाइम पीरियड पे जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है, 2 मेजर थियरीज होती हैं इनके ओरिजिनेशन की। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य या तो वो मौर्य क्लैन के थे, जो कि एक क्षत्रिय वर्ण था, या तो वो शूद्र वर्ण के थे। लेकिन कोई भी हो, मतलब एक थियरी बोलता है कि वो मौर्य क्लैन मतलब क्षत्रिय थे, एक थियरी बोलता है कि वो शूद्र वर्ण के थे। अब लेकिन जो भी हो, दैट इज इररिलेवेंट। तो क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो बहुत ही बाल व्यवस्था में चाणक्य को मिलते हैं, और चाणक्य ने उनके अंदर एक ऐसे राजा की विशेषताएं देखी, गुणवत्ता देखे, क्वालिटीज देखे, जो उन्हें लगता था कि एक राजा में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो धनानंद से मिलने गए थे, धनानंद ने उनके शारीरिक अवतार को देखते हुए उनको बहुत ज्यादा उनकी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया था। क्योंकि कौटिल्य, चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी कहा जाता है अथवा तो उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य दिखने में इतने अच्छे नहीं थे। तो जब चाणक्य दिखने में अच्छे नहीं है तो धनानंद ने उनकी बहुत बेइज्जती करी, और तब जाके चाणक्य को लगा कि यार, क्या एक राजा को अपने प्रजा के किसी भी व्यक्ति के शारीरिक पोशाक या शारीरिक तरीके से देखने से अगर वो सुंदर नहीं दिख रहा है तो क्या उसका मजाक उड़ाना चाहिए? क्या नहीं? तो उस समय पे चाणक्य जो थे उन्होंने ये विचार कर लिया कि वो अब एक ऐसा राजा चाहते हैं जो जिसके अंदर राजा जैसी क्षमताएं हों। और चंद्रगुप्त मौर्य को जब उन्होंने बाल व्यवस्था में देखा था, बहुत छोटी उम्र में, तभी वो समझ गए थे कि चंद्रगुप्त के अंदर वो राजा बनने की खूबियां हैं। तो कई सालों तक उन्होंने चंद्रगुप्त को ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग देने के बाद यहाँ पे उन्होंने धनानंद को हराने के लिए पाटलिपुत्र पे हमला किया। तो जब वो पाटलिपुत्र के ऊपर हमला कर रहे हैं
तो पाटलिपुत्र जो है, जाहिर सी बात है, धनानंद के पास 2 लाख का सेना था, 60,000 की कैवलरी थी, 3,000 का हाथी का बल था। तो कैसे एक प्रोफेसर और एक पर्टिकुलर आदमी, साधारण सा व्यक्ति, कैसे बगैर इतनी कोई बड़ी सेना के धनानंद को हरा पाए? तो यहां पर उसका उत्तर है कूटनीति, जिसको कहा जाता है चाणक्य नीति। चाणक्य ने क्या किया, यहाँ पर धनानंद के सबसे पहले जो अगल बगल के एरियाज थे उनको उन्होंने कमजोर किया, और फिर सब जगह से उन्होंने हमला किया धनानंद पे। और धनानंद तब जाके ही वॉज एकदम, अचानक से जब हमला हुआ धनानंद संभाल नहीं पाए, एंड देन ही लॉस्ट। एंड देन 321 बीसी में 321 बीसी में धनानंद को हराने के बाद मौर्यन साम्राज्य की नींव रखी गई, और सबसे पहले इसके शासक रहे चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा बने, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके बेटे राजा बनेंगे, दैट इज बिंदुसारा, और बिंदुसारा के बाद उनके बेटे राजा बनेंगे, दैट इज गोइंग टू बी सम्राट अशोका। ठीक है, तो चंद्रगुप्त जब राजा बने, इनके चीफ मुख्य सलाहकार जो थे वो थे चाणक्य। तो चाणक्य ने क्या किया, चाणक्य की मदद से एक ऐसा वहीवट तंत्र, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा बनाने में आया गया, जिसके वजह से चंद्रगुप्त ने जो भी एरियाज कैप्चर किए वो बहुत ज्यादा कंसोलिडेटेड वे में उसको गवर्न किया गया। मतलब चंद्रगुप्त के क्षेत्र में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से लेके मध्य भारत तक का जो पूरा क्षेत्र है ना, वो चंद्रगुप्त के हाथ में था। अफगानिस्तान से लेके मध्य भारत, अब सोचिए, जब हम अखंड भारत की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के भी क्षेत्र अखंड भारत के अंदर ही आते हैं। तो अफगानिस्तान से लेके मध्य भारत, मध्य प्रदेश तक उनका कंट्रोल था। एंड इस कंट्रोल को बरकरार रखने के लिए चाणक्य ने एक बहुत ही अद्भुत गवर्नेंस सिस्टम बनाया। अब वो गवर्नेंस सिस्टम का मतलब क्या है, समझिए इस चीज को। जब हम चाणक्य की बात करते हैं तो चाणक्य के बारे में हम ये चीज समझते हैं कि जो चाणक्य है उन्होंने एक वर्क लिखा था जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र जो वर्क है ना, ये एक इकोनॉमिक वर्क भी है, ये एक पॉलिटिकल वर्क भी है, ये एक इंटरनेशनल रिलेशन वाला वर्क भी है जो कि जियोपॉलिटिक्स की बात करता है, और ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी है। मतलब इसी अर्थशास्त्र के अलग अलग चैप्टर्स में ये भी कहा जाता है जियोपॉलिटिक्स के अंदर कि एक दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। ठीक है, मतलब हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। सो ये चीज चाणक्य ने कही थी। तो जब हम इसी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में बात करते हैं तो यहां पर कहा क्या जा रहा है, इसके अंदर ये चीज कहा जा रहा है, जब मैं अर्थशास्त्र की बात करूं साथियों, तो अर्थशास्त्र के अंदर क्या चीज बोला जाता है कि अर्थशास्त्र के अंदर 2 मेजर चीजें हैं जो आपने सुनी रहेंगी। सबसे पहला तो अर्थशास्त्र में ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में क्या बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने एक थियरी बनाई थी, सप्तांग थियरी। इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके 7 लिम्स ऑफ द स्टेट भी बोल सकते हैं। 7 लिम्स ऑफ द स्टेट। अब ये 7 लिम्स ऑफ द स्टेट मतलब ऐसा था कि ये 7 हिस्से अगर स्टेट के नहीं होंगे, ये 7 मेजर चीजें अगर स्टेट के अंदर नहीं होंगी एक राज्य के अंदर, तो वो स्टेट कभी स्टेट के जैसा रह ही नहीं पाएगा, वो बिखर जाएगा। और इन स्टेट के अंदर उन्होंने क्या कहा, इस स्टेट के अंदर उन्होंने कहा कि जो किंग है ना वो सबसे सेंटर मोस्ट पीस है। अब इन्होंने क्या बोला, जैसे फॉर एग्जाम्पल द किंग, ये जो सप्तांग है इट इज लाइक द व्हील। ठीक है, इट इज लाइक द व्हील, जिसके अंदर जो मेन है वो है किंग, लेकिन किंग के बदले देयर इज गोइंग टू बी द अदर फैक्टर्स जो एक स्टेट को चलाएंगे। तो वन इज गोइंग टू बी बल दैट मीन्स आर्मी, देन कोश दैट मीन्स ट्रेजरी, देन दुर्ग दैट मीन्स फोर्ट, देन मिनिस्टर्स दैट इज अमायचार्स। ठीक है, तो ये सब क्या है,
ये सब वो अलग अलग हाथ हैं जो एक पर्टिकुलर स्टेट को चलाने में मदद करते हैं। तो इन्होंने 7 लिम्स ऑफ द स्टेट की बात करी थी, जिसके अंदर जो किंग है ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए क्या किया था, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है दी मंडल सिद्धांत। मंडल सिद्धांत मतलब ये बोला गया कि हमारा जो इमीडिएट नेबर है ना वो हमारा दुश्मन है, जैसे वेस्ट में पाकिस्तान, नॉर्थ में चाइना, लेकिन नेबर का नेबर जो है ना हमारा दोस्त होगा, दैट इज अफगानिस्तान एंड दी पर्टिकुलर रशिया, ठीक है, या ईरान ले लो। सो हमारा नेबर का नेबर क्या है, दोस्त है। सो लाइक दैट चाणक्य ने ये चीज उसी टाइम पे बोल दी थी, और चाणक्य का टाइम फ्रेम क्या है, 321 बीसी। तो आज से लगभग 2200 साल पहले ही चाणक्य ने ये चीज बोल दी, जो कि आज के जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में हमें देखने को मिलता है। तो अर्थशास्त्र के अंदर चाणक्य ने ये सब चीजें लिखा था। तो जब अर्थशास्त्र में वो ये सब चीजें लिख रहे हैं तो इसके अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बहुत इलेबोरेटली लिखते हैं, क्योंकि सप्तांग मतलब 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, मतलब स्टेट को चलाने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो उसी के अंदर वो एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात करेंगे। अब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या बोला जा रहा है ये समझना बहुत अनिवार्य है कि जो मौर्यन स्टेट है ना वो डिसेंट्रलाइज्ड था, मतलब वो सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे थे किंग, और किंग के नीचे बाकी सब चीजें डिसेंट्रलाइज थी। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज द किंग, जिसके जो एक ऑटोक्रेट था एंड अनलिमिटेड पावर्स थे। तो कौटिल्य ने, चाणक्य ने क्या बोला कि जो किंग है ना, ये जो किंग होता है, मतलब चाणक्य ने ये चीज बोला था कि जो मौर्यन स्टेट होगा वो मौर्यन स्टेट वो एक मोनार्की होगा। मोनार्की मतलब राजशाही, मतलब राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। और यहां पर वो ये भी कहते हैं अर्थशास्त्र के अंदर, जो राजा जो है ना वो राजा एक धर्म प्रवर्तका है, धर्म प्रवर्तका मतलब क्या होता है, द प्रोम्यूलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर। धर्म प्रवर्तका मतलब प्रोम्यूलगेटर ऑफ सोशल ऑर्डर, मतलब द किंग इज सुप्रीम, किंग के ऊपर कोई नहीं है। किंग इज ऑल्सो द फाउंटेन हेड ऑफ जस्टिस। एंड जैसे आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अगर जस्टिस देना है किसी को, दैट इज गोइंग टू बी द प्रेसिडेंट, वैसे ही किंग है। और किंग जब भी जस्टिस देने की बात करेंगे तो उनको एक महादंड नायका जो है ना वो असिस्ट करेंगे। सो यहाँ पर ही इज गोइंग टू टॉक इलैबोरेटली अबाउट द किंग, और अपने वर्क अर्थशास्त्र के अंदर भी वो किंग के बारे में बहुत इलैबोरेट लेवल पे बातें करेंगे कि भाई किंग ये है, किंग की ड्यूटीज ये हैं एंड ऑल दैट चीजें, किंग का मेन कर्तव्य क्या है। तो ये कहने के प्रयास कर रहे हैं कि राजा को जो है ना अपना राजधर्म को फॉलो करना चाहिए। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि राजा अकेला पूरे एरिया को संभाल नहीं सकता, तो इसीलिए मिनिस्टर्स होते हैं जो कि किंग की मदद करने के लिए और डेली जो गवर्नेंस एक्टिविटीज है उसको फुलफिल करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं बाय द किंग हिमसेल्फ। अब जनरली ये जो मिनिस्टर्स होते थे, ये मिनिस्टर्स कौन है, ये मिनिस्टर्स जो हैं आइदर ये फैमिली के लोग रहेंगे, आइदर ये क्रिटिसाइजर्स रहेंगे, जो अब क्योंकि यकीन किया ये माना जाता था कि अगर सब अच्छे ही लोग रहेंगे, ठीक है, जो राजा की बातें बस हमेशा करते रहते हैं, राजा की हमें हर एक बात मानते रहते हैं, तो दैट विल नॉट लीड टू गुड गवर्नेंस। आपको कोई क्रिटिसाइजर्स भी चाहिए, ऑपोजिशन भी चाहिए, जो आपके पॉलिसीज के ऊपर एक कूटनीतिक विचारधारा दे ताकि आप चीजों को इंप्रूव करो। सो दोनों भी लोग होते थे इनके मिनिस्टर्स में। देन क्योंकि एक एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता था तो उस एरिया को अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड किया गया। अब वो स्टेट्स मतलब क्या थे, दे वर दी प्रोविंसेस। द स्टेट्स दे आर बेसिकली दी प्रोविंसेस, और वो प्रोविंसेस को गवर्न करने के लिए प्रोविंशियल गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे, और ये जनरली फैमिली मेंबर्स होते थे। जैसे अशोका जो थे, अशोका को वाइसरॉय बनाया गया था ऑफ द एरिया ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन, ठीक है। तो मतलब इंपॉर्टेंट जो फैमिली मेंबर्स है ना उनको जनरली इधर बिठाया जाता था। देन इसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हेड्स, ये एरिया को भी और डिवाइड किया गया, जैसे
आज के टाइम में इंडिया, देन स्टेट्स, देन डिस्ट्रिक्ट, देन सब डिस्ट्रिक्ट, देन विलेज। उसी हिसाब से यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइजेशन किया गया था। अब इस डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। किंग के बारे में हमने देख लिया, मिनिस्टर्स के बारे में देख लिया। अब यहाँ पर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या हो गया कि जो डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि म्यूनिसिपल कमीशंस यहाँ पे बनाए जाएंगे और विलेज लेवल कमीशंस बनाए जाएंगे फॉर इलैबोरेट गवर्नेंस इन दीज एरियाज। लेकिन ये प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और सिविक एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा कुछ और चीजें इंपॉर्टेंट थी जो इनके राज्य को बेटर फंक्शन करने में मदद करती थी, और वो क्या थी? इट इज गोइंग टू बी द स्पाई ऑर्गेनाइजेशन। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से बहुत डिटेल्ड लेवल पे स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट करे थे। अब वो स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस जब क्रिएट करे तो वो स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस का मेन एंगल क्या था कि जो ये स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे वो बताएंगे कि उनके ही सिस्टम में कौन गद्दार है और कौन सही है, ताकि सिस्टम के अंदर से नेगेटिव चीजों को निकाला जा सके। तो स्पाई ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इलैबोरेटली मेंटेन किया इन लोगों ने। फिर इसके बाद लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन किया, क्योंकि जब ये स्टेट सिस्टम को बराबर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसमें कोई ना कोई ऐसा रहे, मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो लॉ एंड ऑर्डर भी बनाएगा, और अगर लॉ एंड ऑर्डर बन रहे तो कोई ना कोई ऐसा होगा जो लॉ एंड ऑर्डर को भी बर्बाद करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर वो लॉ एंड ऑर्डर को बर्बाद करने का प्रयास जब होगा तो वहां पे कोर्ट्स भी रहेंगे जो उन लोगों को जस्टिस के ऊपर लेके आएंगे कि अगर उन लोग ने बर्बाद करने का प्रयास किया है लॉ एंड ऑर्डर को, तो वहां पर क्या होगा कि उनको सजा दी जाएगी। तो यहाँ पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो ये भी कहता है कि इन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर भी काम किया। दैट इज दो अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स को बनाए गए, ठीक है, दो अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स, दैट इज द धर्म थियास, ये जो थे ये सिविल कोर्ट्स थे, एंड देन कंटका कंटका शोधना, ये जो थे ये क्रिमिनल कोर्ट्स थे। तो ये दो अलग अलग प्रकार के कोर्ट्स बनाए गए थे इन द लॉ एंड ऑर्डर एस्पेक्ट, ठीक है। सो दैट इज वन मेजर थिंग। नाउ जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट की बात करें तो यहां से आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो ये मौर्यंस थे, जब इन्होंने इतना बड़ा स्टेट बनाया तो जाहिर सी बात है इनका इकोनॉमिक रिसोर्स ज्यादा हुआ ही होगा, क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूं अफगानिस्तान से मध्य भारत एंड देन अशोका के टाइम तक पूरा आंध्र प्रदेश तेलंगाना वाले एरिया तक, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, ये पूरा एरिया अफगानिस्तान से लेके आंध्र प्रदेश तेलंगाना से इधर लेके असम बांग्लादेश से ऊपर नॉर्थ अफगानिस्तान जम्मू तक, अगर वो पूरा एरिया इनका है तो इन एरिया के अंदर कितने सारे रिसोर्सेज इनको मिलेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर इतना बड़ा एरिया इनका हो रहा है तो इकोनॉमिक यूनिटी होगा, तो जब इकोनॉमिक यूनिटी होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोट होता है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको आज केरला से महाराष्ट्र अगर कोई सामान भेजना और बीच में अगर 200 रजवाड़े रहें तो आप सामान भेज ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हर एक टोल नाके पे भाव लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा, जिसकी वजह से एंड डेस्टिनेशन तक पहुंचते पहुंचते प्राइस ऑफ द कमोडिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये उस टाइम पे नहीं था। तो जब वो ये उस टाइम पे नहीं है मतलब वो एक इकोनॉमिक एंटिटी है, ये इकोनॉमिक यूनिटी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर फ्लरिशमेंट होगा। इसके अलावा इन लोगों ने जब इतना बड़ा एरिया काबू किया था तो ये लैंड ट्रेड भी करते हैं और पानी का ट्रेड भी करते हैं। कैसे? क्योंकि ये अफगानिस्तान वाले जो पंजाब पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रास्ते से लैंड ट्रेड करते थे और जो कोस्टल एरियाज है वहां से ये पानी का ट्रेड करते थे। ऑलराइट, सो दैट इज देयर। अब दूसरी बात है, अगर इनकी इकोनॉमिक्स की बात करें, सो दीज पीपल ये दोनों भी चीजों को प्रमोट करेंगे, प्राइवेट एंड पब्लिक। मतलब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी ये प्रमोट करेंगे एंड पब्लिक दैट इज स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस भी रहेंगे। मतलब कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ओपनड अप रहेंगी एंड कुछ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो उसके ऊपर सरकार का रेगुलेशन रहेगा। तो इन लोगों ने ये चीजों के ऊपर भी काम करा दैट स्टेट कंट्रोल
दैट इज गवर्नमेंट रोल वाज देयर इन द मैनेजिंग एक्टिविटीज, मतलब गवर्नमेंट सिर्फ एक मैनेजर था, वो एक कैटलिस्ट था कि बिजनेस जो है वो बढ़े। गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? लैंड एंड ट्रेड रेवेन्यू, मतलब लैंड से जो टैक्सेस मिलते हैं वो, और जो ट्रेड रेवेन्यू रहेगा वो। इसके अलावा स्टेट मोनोपोलीज, मतलब कुछ जो मेजर इंडस्ट्रीज होते हैं उसके ऊपर स्टेट का मोनोपोली रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय पे एटॉमिक एनर्जी के ऊपर इंडिया का खुद का मोनोपोली है, वैसे ही उस जमाने में माइंस, अल्कोहल, ये सब जो इंडस्ट्रीज थे उसके ऊपर स्टेट का मोनोपोली था। देन शिपिंग, जैसे अभी मैंने बताया ये लोग एक्सटर्नल ट्रेड भी कर रहे थे शिपिंग के माध्यम से, तो शिपिंग था। इकोनॉमिक वेलफेयर और फाइनेंशियल बर्डन। फाइनेंशियल बर्डन क्यों था? क्योंकि इतना बड़ा अगर इनका एरिया है तो जाहिर सी बात है ये वेलफेयर एक्टिविटीज करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने की बात करेंगे, और ये सब चीजें करने के लिए पैसा चाहिए, और पैसे का बर्डन उस टाइम पे रहेगा इनके एक्सचेकर को, दैट इज इकोनॉमिक एक्सचेकर को, फाइनेंशियल एक्सचेकर को। तो दिस इज देयर। तो जब हम रूलर्स की बात करते हैं तो देयर इज गोइंग टू बी द पर्टिकुलर चंद्रगुप्ता, देन बिंदुसारा, एंड देन फाइनली अशोका। जब हम अशोका की बात करते हैं तो अशोका जो है, अशोका का टेन्योर यहाँ पर जनरली मैंने 272 लिखा है, बट जनरली उनका जो टेन्योर रहेगा इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एक्यूरेट टाइम ऑफ 269। ठीक है, जनरली फ्रॉम 269 टू 232 बीसी का उनका टाइम रहेगा। क्यों हम ऐसा कहते हैं? क्योंकि 272 में इनके फादर का देहांत हुआ, दैट इज बिंदुसार का, और आने वाले 3-4 सालों में जो वॉर ऑफ सक्सेशन है ना बिटवीन अशोका एंड हिज ब्रदर्स, वो चलने वाला था, एंड फाइनली 269 में ये राजा बनते हैं। एंड जैसे ही ये राजा बनते हैं ही इज गोइंग टू गो ऑन दी एक्सपांशनिस्टिक एक्टिविटीज। मौर्यन साम्राज्य को ये बढ़ाना चाहते थे, तो जब ये बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसी समय पे उड़ीसा के एरिया के अंदर कलिंगा राजघराना था। तो इन्होंने क्या किया, वो कलिंगा राजघराना के ऊपर इन्होंने हमला किया, और जब हमला किया तो 2.5 लाख लोग इंपैक्ट हो गए। 2.5 लाख लोग, 1 लाख लोग उस बैटल के अंदर मर गए। 1 लाख से ज्यादा लोगों को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया, प्रिजनर्स बनाया गया, जिसके अंदर से 50,000 से ज्यादा टॉर्चर से मर गए। तो जब ये कलिंगा में ये युद्ध हुआ, ये युद्ध के बाद अशोका जब इस समय पे 261 बीसी में कलिंगा के अंदर गए, वहां पर इन्होंने जब जमीन को लाल रंग में देखा, जब अशोका ने जमीन को, और वहां की नदी एक थी जिसका नाम था दया नदी, जब दया नदी को लाल रंग में देखा तो इनका हृदय परिवर्तन हुआ, और हृदय परिवर्तन होने के बाद कहा जाता है कि ये बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट किए। However, there is a theory, कहा जाता है कि ये कलिंगा वॉर के पहले ही बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए, लेकिन मेजरली एनसीईआरटीज वगैरह के हिसाब से यही कहा जाता है कि ये कलिंगा वॉर के बाद बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। और जब ये बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए तो इन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया, बौद्ध धर्म को एक्सपांड करने का प्रयास किया, और एक्सपांड करने के अंदर इन्होंने क्या किया कि अलग अलग स्टेप्स इन्होंने फिर उठाए थे। कलिंगा वॉर के बाद इन्होंने जो बौद्ध धर्म है उसको फैलाने के अलावा इन्होंने एक और चीज का यहाँ पे गठन किया था, एंड दैट इज गोइंग टू बी द धम्म। धम्म को इन्होंने बढ़ाया। धम्म मतलब क्या? धम्म मतलब नॉट अ न्यू रिलीजन, इट इज नॉट अ न्यू रिलीजन, बट इट इज अ एथिकल वे ऑफ लिविंग, एथिकल वे ऑफ लिविंग। ठीक है, सो ये चीज के ऊपर यहाँ पे काम किया गया, दैट ही वाज अ पर्सन जो एथिकल वे ऑफ लिविंग के ऊपर इन्होंने बताने का प्रयास किया। दैट इज आप अहिंसा रहिए, नॉन वायलेंट रहिए, हमेशा सत्य बोलिए, बड़ों की इज्जत करना सीखिए, कहीं गलत काम मत करिए, सच्चाई के साथ खड़े रहिए। ठीक है, ये सब चीजें जो एथिकल वे, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ लाइफ है ना, इन्होंने उसको प्रोत्साहित करने का प्रयास करवाया। सो दैट वाज द मेन एजेंडा। सो इसी डेवलपमेंट एंड अशोका के प्रोपोगेशन के अंदर अशोका ने क्या क्या चीजें करी, अशोका ने कैसे चीजों को आगे बढ़ाया। तो अशोका की जब हम चीजों की आगे बात करते हैं तो अशोका ने क्या किया, अशोका ने एडिक्ट्स और पिलर्स बनवाए। मतलब आप अलग अलग जगहों पे अशोकन पिलर्स देखेंगे। अशोकन पिलर्स जो होते हैं
वो एक बड़े पिलर हैं जिसके ऊपर कुछ चीजें अशोका ने लिखवाई। अब वो कुछ चीजों के अंदर अशोका बुद्धिस्ट प्रिंसिपल्स को लिखवाते हैं और अपने पूरे अखंड एरिया के अंदर ये पिलर्स लगवाते हैं, ताकि लोग जब इन पिलर्स के ऊपर लिखी गई चीजों को पढ़ें तो उनके अंदर वो थोड़ी सद्बुद्धि आए और वो यहाँ पर एथिकल वे ऑफ लिविंग को जिए। ठीक है, दैट इज धम्म को फॉलो करें। इन्होंने ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए जिसको धम्म महामत्रास भी कहा जाता है, जो धम्म को एनफोर्स करने के लिए काम करेंगे और जो भी यहाँ पर धम्म के खिलाफ काम करेंगे ये उनके खिलाफ यहाँ पे स्टेप्स लेंगे। देन देयर इज गोइंग टू बी अलग अलग मिशंस जो ये कंडक्ट करेंगे। दैट इज ये बुद्धिज्म को स्प्रेड करवाने के लिए इन्होंने क्या किया, ही इज गोइंग टू यूज he is going to not use, he is going to send his son and daughter to areas। ये अपने समय के जो अलग अलग बौद्ध लोग थे, बुद्धिस्ट लोग थे, उनको अलग अलग एरियाज में भेज देंगे। दैट इज नॉर्थ में भेजेंगे, वेस्ट में भेजेंगे, साउथ में भेजेंगे, ईस्ट में भेजेंगे, हर एक जगह भेजेंगे ताकि बुद्धिज्म को प्रोत्साहित किया जा सके, प्रोपगेट किया जा सके, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो आउटसाइड ऑफ इंडिया। जैसे इनके जो बेटा और बेटी है दैट इज महिंदा एंड संघमित्रा जो थे, ये श्रीलंका पहुंचे और श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म को इन लोगों ने बढ़ावा दिया। तो दैट वाज वन थिंग। इसके अलावा इन्होंने बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर्स को कंस्ट्रक्ट किया। जैसे आप स्तूपास देखते होंगे, अलग अलग स्तूपास इन्होंने बनवाए और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जो समय है ना, इट इज द क्लाइमैक्स ऑफ स्तूपा मेकिंग, क्योंकि इनके बारे में कहा जाता है इन्होंने लगभग 84,000 स्तूपास जो है ना वो बनवाए थे। 84,000 स्तूपा किसको बोलते हैं। तो इन्होंने वो चीज किया। सो इन्होंने, देख रहे हो आप, बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया है, एडिक्ट्स एंड पिलर्स बनवाए, अलग अलग मिशंस करवाए, देन धम्मा महामत्रास को अपॉइंट किया, देन कंस्ट्रक्शन किए बुद्धिस्ट चीजों के, देन इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल है, इन्होंने उसको कंडक्ट करवाया। जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल मतलब एक ऐसा गठन था जहां पर सारे बौद्ध ज्ञानी आते थे और वो अपने ज्ञान के संगम से एक नए चीज को उत्सर्जित करवाते थे। मतलब many Buddhist people, they congregated at one place, they did the discussions over Buddhist philosophies and ideals and came up with a much more deeper understanding of Buddhism. So that was the Buddhist council. So here this is going to happen and that is how that is how Buddhism is going to be propagated. तो साथियों इस सेशन में हमने यही चीजें देखी कि जो मौर्यन एम्पायर है वो कैसे राइज होता है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, उसका इकोनॉमी कैसे होता है, एंड फाइनली अशोका एंड बुद्धिज्म का कैसे चीजें आगे बढ़ती है एंड कैसे बुद्धिज्म स्प्रेड होता है। So for this session, my dear friends, only this much, and I thank every one of you for watching me, for watching Veranda IAS. Take good care of yourselves, study well, and stay connected for getting to know such more informative videos. Thank you, everybody. Take care. Veranda IAS, where your dream becomes reality.